हेलो फ्रेंड्स, आई एम अतुल। आपके साथ बात कर रहा हूँ इस समय की सबसे बड़ी पैंडेमिक डिसीज कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में कि कैसे एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जो लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं उसमें से अधिकतर लोग ठीक हो रहे हैं। जो लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं उसमें से 5 या 6% लोगों की डेथ भी हुई है। अब जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो लोग इस वायरस से बचकर ठीक हो रहे हैं, पर जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके ऊपर ये वायरस हावी हो जाता है और उनका ज़्यादा नुकसान होता है। पर बहुत से केस हमारे सामने ऐसे आए हैं जहां पर पर्सन की एज कम है, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग है, फिर भी उनकी डेथ हो गई है। यानी कि 25 साल 30 साल के यंग पर्सन, उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी है, उनकी फिर भी डेथ हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर दो बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक, कि पर्सन की इम्यूनिटी कैसी है, और दूसरा, कंसंट्रेशन कैसी है वायरस की जब वो बॉडी के अंदर गया। आसान शब्दों में क्वांटिटी कितनी है वायरस की जब वो बॉडी के अंदर गया। कोई 2-4 वायरस गए हैं या 40-50 वायरस अंदर गए हैं? अगर शरीर के अंदर कम वायरस गया है, वो एक माइल्ड इन्फेक्टेड है, तो ऐसे पर्सन को हम ए सिम्टोमेटिक कैटेगरी में रखेंगे। ये एसिम्टोमेटिक पर्सन एज ए कैरियर ज़्यादा वर्क करते हैं, यानी कि वो इन्फेक्टेड होते हैं, वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं, पर इनके ऊपर वायरस लोड बहुत कम होता है। और दूसरे जो फुली एक्टिव पर्सन होते हैं, सिम्टोमेटिक पर्सन होते हैं, उनके ऊपर वायरस लोड बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू एसिम्टोमेटिक पर्सन। अब ये वायरस मुंह से, नाक से, आंख या कान से अंदर जा सकता है। मेनली मुंह से और नाक से ही अंदर जाएगा। सबसे पहले ये गले में, श्वसन नलिका में या लंग्स में जाएगा। अब ज्यादातर लोग माइल्ड इन्फेक्टेड होते हैं, यानी कि हल्के इन्फेक्टेड होते हैं। अब इनके अंदर सिम्टम्स दिखाई भी दे सकते हैं, नहीं भी दिखाई दे सकते। अब जैसे ही वायरस बॉडी के अंदर गया, ये आसपास के सेल को किल करेगा, उसके बाद रिप्रोडक्शन करेगा, यानी कि अपनी क्वांटिटी को ये इंक्रीज करता चला जाएगा। तो ऐसे सिम्टम्स में गले में खराश हो सकती है, सूखी खांसी या सांस लेने में हल्की सी प्रॉब्लम, बुखार आ सकता है। अब देखो, जैसे ही बुखार आता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि उस पर्सन की इम्यूनिटी ने उस वायरस के ऊपर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। क्योंकि बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार अपना बॉडी का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है तो वो उसे अपने लेवल पर किल करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करती है, जिससे बुखार होता है। अब सिम्टम्स में बुखार बना, या उसको सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, इसके अलावा अगले दिन सिम्टम्स में आ सकता है उसको वोमिट हो गई या लूज मोशन हो गई या दोनों भी हो गई। अब देखो, जब वायरस हल्का बॉडी के अंदर गया है, बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, तो सिम्टम्स बन भी सकते हैं और नहीं भी। यानी कि उसके सिम्टम्स दिखाई भी दे सकते हैं और नहीं भी दिखाई दे सकते। ये स्टेज लगभग 8 से 10 दिन तक चलती है। तो पर्सन को जरूरी नहीं हॉस्पिटल भी जाए, वो घर पे भी रह के ठीक हो सकता है। और लगभग ज़्यादातर पर्सन इससे ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ने उस वायरस को हरा दिया है और वो पर्सन ठीक हो गया है। अब यहाँ पर देखो, समझने वाली बात है कि अगर वायरस कम गया है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो उसने वायरस को किल कर दिया है। अगर वायरस बॉडी के अंदर कम गया है और इम्यूनिटी भी उस पर्सन की वीक है, तो वही वायरस अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करता चला जाएगा और उसकी इम्यूनिटी के ऊपर, शरीर के ऊपर हावी हो जाएगा और उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर बहुत नुकसान कर सकता है। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि पर्सन की इम्यूनिटी कैसी है। अब दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में वायरस कम गया था बॉडी के अंदर। दूसरी कंडीशन देखते हैं जब वायरस बॉडी के अंदर शुरू में ही ज्यादा गया।
वायरस ने जाते ही गले में, श्वसन नलिका में या लंग्स पर जाना है। जाते ही उसने आसपास की सेल को डैमेज करना है और अपना रिप्रोडक्शन में लग जाना है। अब शरीर के अंदर जितनी ज्यादा वायरस गया है, शरीर उतना ज्यादा एंटीबॉडीज बनाता चला जाएगा। अब ये देखिए, दो अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन में वायरस कम गया तो शरीर ने कम एंटीबॉडीज बनाई। दूसरी कंडीशन में शरीर में ज्यादा वायरस गया तो शरीर ने ज्यादा एंटीबॉडीज बनाई, और वही ज्यादा एंटीबॉडीज लंग्स में एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी। वायरस ने आसपास के सेल को किल किया है। जब एंटीबॉडीज एक्यूमुलेट होती जा रही हैं तो वो आसपास के टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देगी। लंग्स इन्फ्लामेशन होगा, लंग्स में इन्फ्लामेशन हुआ तो निमोनिया हो जाएगा। अब लंग्स में म्यूकस एक्यूमुलेट होता जाएगा, एक गाढ़ा चिपचिपा बलगम जमता चला जाएगा, जिसके कारण सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी और पर्सन को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब देखो, वेंटिलेटर पर जब वो शिफ्ट हो गया है तो पाइप के थ्रू उसके लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, यानी कि उसके लंग्स एक्सपेंड नहीं हो पा रहे थे, उनको एक्सपेंड कराया गया और लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई। अब उस पर्सन को वेंटिलेटर पर तब तक रखा जाता है जब तक उसके लंग्स प्रॉपर काम नहीं करने लगते। जब उसके लंग्स प्रॉपर काम करने लग जाते हैं, उस पर्सन की इम्यूनिटी उसका साथ देती है, तो पर्सन के रिकवरी के चांस ज्यादा बनते हैं और पर्सन ठीक भी हो जाता है। अगर इस कंडीशन में पर्सन के लंग्स प्रॉपर काम नहीं करते, इम्यूनिटी साथ नहीं देती, तो पर्सन की तबीयत ज्यादा बिगड़ती जाएगी और उसकी डेथ भी हो सकती है। अब इस कंडीशन में देखिए, जब शरीर के अंदर ज्यादा वायरस गया है तो शरीर ने ज्यादा एंटीबॉडीज बनाई है। जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज बनी है, यही वो कारण है कि पर्सन की तबीयत बहुत ज्यादा जल्दी खराब हो जाती है। यही वो कारण है कि जिनकी एज कम है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उन लोगों की भी मौत हो रही है। तो इस केस में ज्यादा डिपेंड ये करता है कि वायरस कितना बॉडी के अंदर गया है। अब देखिए, इस वायरस की कोई वैक्सीन अभी नहीं बनी है, कोई दवाई नहीं बनी है, तो मन में विचार आता है कि अब होगा क्या? क्या हमें इसी वायरस के साथ ऐसा ही जीना पड़ेगा, या फिर धीरे धीरे सभी लोग एसिम्टोमेटिक होंगे और एसिम्टोमेटिक होकर ठीक होते जाएंगे, तब दुनिया आगे चलेगी। तो अभी देखो, हमें इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जितना ज्यादा हम दिमाग पर प्रेशर डालेंगे, उससे हमारी ही तबीयत खराब होगी। हमें यह देखना है कि हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। तो हम अपने लेवल पर सबसे जरूरी बात, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो हमें इस वायरस से बचा सकता है। दूसरे नंबर पर हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग से भी स्ट्रोंग बनाना है। उसके लिए आप कुछ भी करें, कोई भी वर्कआउट करें, आप एरोबिक करें, जुम्बा करें, योगा करें, प्राणायाम करें, आप जो भी कर सकते हैं करें, बट अपनी इम्यूनिटी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोंग बनाएं। आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना, सारा दिन गर्म पानी पिए। और तीसरा, जो एक जरूरी बात है, आप एक बात को समझिए, इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। जब इस वायरस की कोई वैक्सीन ही नहीं बनी है तो मेडिसिन तो कोई हमें मिलती ही नहीं इस चीज की। पर्सन अपनी इम्यूनिटी से ही ठीक हो रहा है, पर फिर भी अगर पर्सन हॉस्पिटलाइज भी होता है, पर्सन हॉस्पिटल में गया, तो उसके बाद वहां पर जाकर उसका एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी कि पर्सन के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट। अगर पर्सन को फीवर है तो फीवर के लिए दवाई दे दी, कोल्ड है कोल्ड के लिए, कफ है कफ के लिए, या फिर कोई अलग अलग मेडिसिन उसको दी कि शायद कोई आराम कर जाए, पर कोई भी प्रॉपर नहीं है कोरोना वायरस के लिए। अब पर्सन की सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल हुई, उस कंडीशन में उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। वेंटिलेटर से उसके लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। अगर यही सारा काम हम पहले ही नेचुरल तरीके से करते चले जाएं तो कितना बेनिफिट मिलेगा।
यानी कि हमें अपने लंग्स तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचानी है, प्लस अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को और लंग्स को बहुत अच्छे से क्लीन रखने हैं। और ये क्लीन हम किससे रख सकते हैं? सिर्फ प्राणायाम से। तो तीसरी बात है कि हमें प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम इस टाइम हमारे लिए सबसे बड़ी नीड बनती जा रही है। प्राणायाम के लिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। कुछ लोग इसे अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। आप कपालभाति कर सकते हो, भस्त्रिका कर सकते हो। भस्त्रिका बहुत अच्छा प्राणायाम है, इससे सबसे ज्यादा टॉक्सिन रिलीज होते हैं। आप उज्जयी श्वास में प्राणायाम कर सकते हो। इससे ज्यादा उज्जयी श्वास से सबसे ज्यादा ब्लड ऑक्सीजनेट होता है और माइंड को भी ये रिलैक्स रखता है। देखो, मैं बहुत से आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स को जानता हूं जो बहुत अच्छे से प्राणायाम कराते हैं। उनको बहुत अच्छी नॉलेज है और एक अच्छे से वो एक्सप्लेन भी करते हैं। तो आपको अपने आसपास सर्च करिए पर्सन जो प्राणायाम कराते हो, या फिर आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स को सर्च करिए और उनके साथ कांटेक्ट कीजिए। आप मेरा फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9896545490, 9896545490। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अभी देखो, मैंने इस सीरीज पर 3 वीडियो बनाई है। दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है, एंटीबॉडीज कैसे वर्क करते हैं, हमारी जो बचपन से इम्यूनिटी होती है, जेनेटिक इम्यूनिटी, या फिर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम बाद में गेन करते हैं, कैसी होती है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उस वीडियो का पता चल जाए। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी 2 बातें जिनका ध्यान रखना है कि एक तो सबसे जरूरी बात है कि इम्यूनिटी कैसी है पर्सन की, और दूसरी क्वांटिटी कितनी गई है। अब हम ये देखते हैं कि हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरी बात अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, और तीसरी प्राणायाम करते रहना है ताकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स अच्छे से क्लीन रहे। तो सब लोग अपना अपना ध्यान रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।